हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 452 का ट्वेल्व क्वेश्चन अच्छे से इस राउंड में। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्टीशन एरे इनटू टू इक्वल्स प्रोडक्ट सबसेट्स। ठीक, तो इसमें क्या करना था, इसमें दिया हुआ है कि आपको एक एरे दी हुई नम्स, ठीक है, और आपको एक टारगेट दिया हुआ है। आपको बताना है कि क्या आप इस नम्स को ऐसे दो सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हो सच दैट कि दोनों सबसेट्स का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपका टारगेट के इक्वल होना चाहिए। अगर आप ऐसे दो सबसेट्स में इसको डिवाइड कर सकते हो तो यानी कि आपका ट्रू रिटर्न करोगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करोगे। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है मान लो आपको एक कहने का मतलब है कि आपको अगर मान लो एक एरे दिया हुआ है, लेट्स से ये एरे दिया हुआ है मान लो आपको, ठीक, और आपको एक टारगेट दिया हुआ है। टारगेट दिया हुआ है क्या, मान लो टारगेट है 6। ठीक, तो आपको बताना है कि इस एरे को क्या आप ऐसे दो सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसेट्स हैं यानी कि सबसेट मतलब सब सीक्वेंस, इट्स नॉट सब एरे। ठीक है, तो यानी कि कोई भी नंबर तुम पिक कर सकते हो, कोई नंबर मतलब कि एक तरीके से तुम्हें दो सबसेट्स में डिवाइड करना है। यानी कि इस नंबर के पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये इस सबसेट में जाएगा या तो ये इस सबसेट में जाएगा। इस नंबर के पास भी दो चॉइसेस हैं, कोई भी नंबर हट नहीं सकता, मतलब कि एक ना एक सबसेट में तो होना ही चाहिए। ठीक है, और सारे नंबर को कंसीडर करना है। तो इस टू के पास भी दो चॉइसेस है, या तो इसमें जाएगा तो इसमें जाएगा। ठीक, अब ऐसे करके आप कोई भी दो सबसेट बना सकते हो। तो लेट्स से एक सबसेट मेरा बना सकता है 3, 2 और 1। लेट्स से ये 3 ये 2 और ये 1 को पहले सबसेट में रखा, दूसरे सबसेट में रखा मैंने 6 को। ठीक, तो अब इनका पहले सबसेट का प्रोडक्ट क्या है 6, दूसरे सबसेट का प्रोडक्ट क्या है ये भी 6। ठीक, तो आपका टारगेट क्या था, टारगेट भी 6 था। ठीक, तो इसका मतलब कि आपने ऐसे दो सबसेट डिसाइड कर लिए सच दैट कि दोनों का प्रोडक्ट आपका टारगेट के बराबर है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक, इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगर ऐसा मान लो होता, मान लो एक आपका 4 भी है। ठीक, तो अब क्या आप इसको ऐसे दो सबसेट्स में डिवाइड कर सकते हो कि जिसमें दोनों का प्रोडक्ट आपका 6 हो? नहीं, क्योंकि अब ये 4 भी किसी ना किसी में जाएगा। ठीक, मान लो इस तरीके से पार्टीशन आपने कर लिया, लेकिन अब ये 4 भी किसी ना किसी में जाएगा। तो 4 जिसमें भी जाएगा उसके प्रोडक्ट को ये टारगेट से डेफिनेटली हटा देगा, टारगेट से ज़्यादा ही हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली टारगेट बना सकते हो कि नहीं दोनों का प्रोडक्ट। ठीक, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो तुम्हें ये पता है कि इधर वाले सबसेट का जो प्रोडक्ट होगा वो भी टारगेट के इक्वल होगा, और इधर वाले का जो प्रोडक्ट होगा वो भी टारगेट के इक्वल होगा। और देखो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिला के पूरी एरे बनाते हैं। तो एक तरीके से आपकी एरे का जो पूरा प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि इधर वाले का प्रोडक्ट और इधर वाले का प्रोडक्ट। ठीक, तो यानी कि आपकी पूरी एरे का प्रोडक्ट होना चाहिए टारगेट का स्क्वायर। ठीक, टारगेट का स्क्वायर आपकी पूरी एरे का प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो लेट्स से आपने प्रोडक्ट निकाला, और अगर ये प्रोडक्ट आपका इस टारगेट का स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब आप कभी भी पॉसिबल नहीं है दो सबसेट्स में डिवाइड करना, क्योंकि अगर टारगेट के स्क्वायर से कम आता है तो कोई एक का प्रोडक्ट जो होगा वो टारगेट से कम होगा, और अगर मान लो टारगेट के स्क्वायर से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब कि कोई एक आपका टारगेट से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक, तो एक चीज़, पहली चीज़ है कि इस पूरी एरे का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका टारगेट के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब लेकिन केवल ये चीज़ चेक करना कि टारगेट के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये केवल चेक करना इज़ नॉट इनफ। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहो कि मान लो कि हमेशा ऐसे ही होगा कि अगर एक तरफ का सम मान लो आपका एक तरफ का प्रोडक्ट टारगेट है, एक तरफ का और प्रोडक्ट टारगेट है, तो उसी केस में आपका क्या होगा, हमेशा टारगेट का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा भी केस हो सकता है जब मान लो कि दो एलिमेंट्स मिल के ऐसा कुछ बना दे कि ऐसा नहीं हो मतलब कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपका पूरा प्रोडक्ट तो टारगेट का स्क्वायर आ रहा हो, बट ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसा सबसेट आप चूज़ कर सकते हो सच दैट कि उसका प्रोडक्ट क्या हो, उसका प्रोडक्ट आपका टारगेट के बराबर हो। ठीक है, तो अगर हम ऐसा एक एरे बनाने की कोशिश करें, लेट्स से हमने कहा कि मेरा 36 है। ठीक, लेट्स से मैंने कहा कि मेरे को 6 लाना है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 6। ठीक, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 6, और मैं कहता हूँ कि मेरी एरे में पड़े नंबर्स 4, 3 और 3। ठीक, 4, 3, 3 पड़े हैं, तो अब इसका टोटल सम क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट होगा 4, 3 12 और 3 36। ठीक, और मेरा टारगेट का स्क्वायर क्या है, टारगेट का स्क्वायर भी है 6 × 6। तो आप कहते हो कि हाँ ऐसे दो मेरे को सबसेट मिल गए कि सच दैट कि दोनों में मेरा प्रोडक्ट 6 6 आ रहा है। नहीं, इसको कैसे डिवाइड करोगे कि दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये कंडीशन इज़ मैंडेटरी बट इट इज़ नॉट इनफ। ठीक, आपको इसके बाद भी ये होगा तो ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट अब दोनों सबसेट ऐसे हो सकते हैं कि उनका दोनों का प्रोडक्ट टारगेट के बराबर हो, ऐसा हो सकता है, बट ये इनफ नहीं है ये कहने के लिए कि हाँ ऐसा ही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब लेकिन आप किसी तरीके से ये कह दो कि मेरे को एक सबसेट मिल गई है जिसका मेरा प्रोडक्ट टारगेट के बराबर है, और मेरी पूरी एरे का प्रोडक्ट जो है वो टारगेट इनटू टारगेट के बराबर है। ठीक, अगर ये दोनों चीज़ें आप कह सकते हो
तो फिर ये मेक श्योर हो गया कि आपका जो बची हुई सबसेट है, यानी कि इस सबसेट में आपने जो जो नंबर्स चूज़ करे उसके अलावा एरे में जो जो नंबर्स बचे हुए हैं वो क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, उसका प्रोडक्ट भी टारगेट के बराबर ही होगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट आपने निकाल लिया, उनका प्रोडक्ट है इस टारगेट के बराबर और पूरी एरे का प्रोडक्ट ये है, तो यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय ये, तो विच इज़ टारगेट। तो अब आपको क्या करना है, बस आपको सारे सबसेट्स पे ट्रैवर्स करना है, सारे सबसेट पे ट्रैवर्स करके देखना है कि उन सबसेट का प्रोडक्ट्स क्या आपका टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं। सारे सबसेट पे ट्रैवर्स करने का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सारे सबसेट पे अगर आपकी एरे का साइज है n तो 2n होती है, ठीक है। अगर हम देखें कि कंस्ट्रेंट्स क्या हमें अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, तो देखो अगर आप देखो कि तो नम्स की लेंथ क्या है, नम्स की लेंथ 12 के बराबर है, ठीक, नम्स की लेंथ 12 है, यानी कि 2^12 तो विच इज़ क्या, 2^10 होता है आपका 1024, तो ये हो जाएगा 4096, तो ये आपका 2n हो जाएगा। और बाकी हर एक के आपको प्रोडक्ट चेक करना पड़ेगा, तो इसका n मान लो, और तो ये भी आपका 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इट इज़ वेरी मच विद इन द कंस्ट्रेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले पूरी एरे का प्रोडक्ट चेक कर लो, उसके बाद क्या कर लो, उसके बाद हर सारी सबसेट पर ट्रैवर्स करो और सबसेट का प्रोडक्ट निकाल के देखो कि अगर वो टारगेट के बराबर है तो ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है फिर, ठीक। और एक चीज़ और मेक श्योर करना कि आप प्रून करते जाओ, मतलब कि क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपको कभी भी ये हो जाता है कि आपका जो टारगेट इनटू टारगेट है वो आप सॉरी हाँ, जो आप मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो अगर टारगेट के स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आप प्रून कर देना, यानी कि वहीं से रिटर्न फॉल्स कर देना, क्योंकि आपका ये देखो टारगेट की वैल्यू जो है वो 10^15, ठीक, तो 10^15 है, तो आपका टारगेट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10^30, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका ये उसके बाहर भी जा सकता है, ठीक, क्योंकि आप स्टोर कितना कर सकते हो 10^18 तक ही लॉन्ग में स्टोर कर सकते हो, तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत है कि आपका कभी भी अगर टारगेट का स्क्वायर जो है वो कंस्ट्रेंट के बाहर जा रहा है तो आपको वहीं से प्रूव कर देना उसको, ठीक। तो बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया हमने पहले क्वेश्चन में, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द स्लाइडिंग सब मैट्रिक्स। तो आई गेस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है, बस सिंपल सी आपकी इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन है। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको एक ग्रिड दिया हुआ है बेसिकली, तो अगर हम देखें तो एक ग्रिड दिया हुआ है n क्रॉस m का, ये n हो गया, ये m हो गया। अब आपको क्या है कि इसमें k क्रॉस लेट्स सी, हाँ, k क्रॉस k की एक सब मैट्रिक्स आपको चूज़ करनी है, यानी कि हर एक स्टार्टिंग पॉइंट से आपको क्या k क्रॉस k की एक सब मैट्रिक्स चूज़ करनी है, और आपको इनमें से क्या दो एलिमेंट्स ऐसे फाइंड करने हैं सच दैट कि उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस हो वो मिनिमम हो, ठीक है। ऐसे दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपको कि उनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस हो वो मिनिमम हो, ठीक है। आपको अब क्या करना है, पूरी अपनी एक एरे बना के देनी है आपको, ठीक है। हर एक पॉइंट को क्या मान के, हर एक पॉइंट को आपको वो मान के कि स्टार्टिंग पॉइंट है ये सब मैट्रिक्स का, यहाँ से मैट्रिक्स स्टार्ट हो रही है, यानी कि यहाँ से आई में हम i प्लस k तक जाएंगे, ठीक, और यहाँ से j में कहाँ तक जाएंगे, j में j प्लस k तक जाएंगे। तो बेसिकली ये आपका इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर सारे पॉइंट्स, अगर सारे स्टार्टिंग पॉइंट देखो तो कितने हो सकते हैं, वो आपके ये n आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते x एक्सिस के और m हो सकते हैं y एक्सिस के, तो टोटल n क्रॉस m आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको हर एक वहाँ पे k क्रॉस k का ट्रैवर्सल करना है, ठीक। तो ये भी मान लो आपका क्या, यहाँ से आपने k तक ट्रैवर्स किया, यहाँ से k तक ट्रैवर्स किया, तो आपका ये टोटल ये ट्रैवर्स हो गया है ना, पूरा एक जो सब मैट्रिक्स है वो ट्रैवर्स हो गई। अब आपको क्या करना है, इनके एलिमेंट्स के साथ क्या करना है, इनके एलिमेंट्स के साथ आपको फाइंड करना है कि जो यूनिक यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पहले तो फाइंड करने हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप सेट से फाइंड कर सकते हो, ठीक। और सेट से आपका फाइंड करने के बाद क्या कर सकते हो कि जो भी आपके नंबर्स हैं एडजेसेंट उनको कंपेयर कर लो। एडजेसेंट नंबर कंपेयर करने से क्या आपको मिलेगा, आपको एडजेसेंट नंबर कंपेयर करने से आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कम किसका है, ठीक है। जिसका भी हो उसको आप अपनी एक एरे में पुश करके दे दो, ठीक। तो ये सिंपल सी आपकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम थी। कंस्ट्रेंट भी बहुत छोटे थे, तो अगर हम कंस्ट्रेंट देखें तो केवल 30 तक है, तो 30^4 समथिंग ऐसी ही कुछ कॉम्प्लेक्सिटी में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सच्चा क्वेश्चन है, पहले दो तो बेसिक इंप्लीमेंटेशन थी, फर्स्ट क्वेश्चन फिर भी ठीक था थोड़ा फर्स्ट के हिसाब से, बट सेकेंड क्वेश्चन वॉज सोनली ऑन इम्प्लीमेंटेशन। तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, इसमें अभी आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, n क्रॉस m की ग्रिड दी हुई है। आपको क्या बताना है, आपको पहले तो क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको स्टार्टिंग पोजीशन दी हुई है, ठीक। एक स्टूडेंट है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन दी हुई है। आपको एक चीज़ दिया हुआ एल जहाँ भी पड़ा होगा इसका मतलब कि उस जगह पे कुछ कोई भी एक चीज़ पड़ी है, लेट्स से एक पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पेपर इस स्टूडेंट को उठाना है, ठीक। आर क्या है, आर इज़
आपको एक एनर्जी फैक्टर भी दिया हुआ है कि एक जो स्टूडेंट है, बेसिकली स्टोरी टाइप है कि एक जो स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग सेल से स्टार्ट करेगा। अब वो क्या करेगा, वो एक बार में एक सेल मूव करेगा। एक सेल मूव करने का मतलब है वो एक किसी भी एडजेसेंट सेल पे जा सकता है ग्रिड के। अब वो जाने में उसको एक एनर्जी यूज़ होगी, ठीक। एनर्जी इनिशियली मान लो कोई एक कांस्टेंट एनर्जी दी हुई है, यानी कि मान लो 10 एनर्जी दी उसको, ठीक। अब हर एक जगह जो मूव करेगा तो उसकी एनर्जी एक एक कम होती जाएगी, ठीक। तो आर वाला पॉइंट है कि आर वाले पॉइंट को जैसे वो टच करेगा, अब उसकी एनर्जी जो भी थी वो फिर से रीसेट होकर वही स्टार्टिंग वाली एनर्जी बन जाएगी। तो स्टार्टिंग एनर्जी मान लो अगर 100 थी आपकी, और फिर आप यूज़ करते करते मान लो 12 पे आ गए हो, तो अगर आपने कभी भी आर वाला पॉइंट चूज़ किया, कभी भी आर वाले पॉइंट पे आप गए, तो आपका क्या होगा, वो स्टार्टिंग वाली एनर्जी पे फिर से रीसेट हो जाएगी, यानी कि अब 12 से एनर्जी फिर से 100 हो जाएगी आपकी एनर्जी, ठीक। एक्स वाला सेल है कि यहाँ पे आप जा नहीं सकते, बेसिकली ऑब्स्टिकल का काम कर रहा है आपका। डॉट इज एम्प्टी सेल, यानी कि वहाँ पे आप जा सकते हो, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, जाने पे कुछ भी नहीं होगा आपका। एल इज कि उस सेल पे आपका पेपर पड़ा हो, उसको आपको कलेक्ट करना है, ठीक। तो आपको बताना है कि मिनिमम, ठीक है। और कभी भी अगर आपकी एनर्जी मान लो खत्म हो गई तो आप मूव नहीं कर सकते, ये भी एक चीज़ है, ठीक। तो आपको बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ मूव्स में आप जितने भी सारे ये जो पेपर्स पड़े हुए हैं ये सारे पेपर उठा लोगे। अगर मान लो आप नहीं उठा पाते तो आपकी एनर्जी कहीं बीच में ही खत्म हो जाती है, तो आपको फिर -1 रिटर्न करना है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा कि सवाल क्या है। तो सवाल बेसिकली ऐसा कुछ है कि आपको ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक। इस मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट इस कि यहाँ से अब बंदा स्टार्ट करेगा, यहाँ से बच्चा स्टार्ट करेगा, कहीं कहीं पे एल पड़ा हुआ है, ठीक। तो बेसिकली इसको एक ऐसे पाथ पे ट्रेवर्स करना है सच दैट कि ये सारे एल को उठाना है इसको, ठीक। बीच बीच में कहीं पे भी आपका आर है, आर का मतलब कि जो भी एनर्जी थी वो रीसेट हो जाएगी। मान लो अगर उसकी एनर्जी स्टार्टिंग में 3 थी, ठीक, तो वो यहाँ पे गया, एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसकी एनर्जी अब 2 हो गई। फिर यहाँ पे गया तो इसकी एनर्जी अब 1 हो गई, ठीक। फिर अब यहाँ पे गया तो इसकी एनर्जी अब 0 हो गई। अब ये कहीं भी नहीं जा सकता, और इसने अभी तक केवल एक पेपर कलेक्ट किया है, ठीक। बट अगर अब ये यहाँ पे जाता तो इसकी एनर्जी क्या होती, स्टार्टिंग से अगर 3 थी तो 2 हो जाती, फिर यहाँ पे जाता तो अब क्या हो जाएगा, फिर से एनर्जी 3 हो जाएगी क्योंकि ये आर को हिट कर गया, ठीक। उसके बाद फिर अब ये ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके अब अपनी सारे पेपर्स को कलेक्ट करेगा। और मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में ये चीज़ करनी है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में करनी है। तो अब देखो, मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में कोई भी चीज़ करनी होती है। अगर ग्राफ में कभी भी, ये ग्राफ तरीके ही समझ लो आप इस प्रॉब्लम को, कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है, और कहीं कहीं पे एक एनर्जी वाला फैक्टर वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको लेकिन क्या निकालना है, एक तरीके से निकालना है कि मिनिमम कितनी नंबर ऑफ एजेस पे वो ट्रैवर्स करेगा। किसी भी 2 सेल के बीच के अगर आप वो जो जॉइंट है, यानी कि एक ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहा है उसको आप एक एज की तरह देखो, तो कितने नंबर ऑफ एजेस को वो ट्रैवर्स कर रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली कि एजेस का जो वेट है वो आपका सेम है, क्योंकि हर एक एज, कोई भी एज ट्रैवर्स करने का कॉस्ट उसका क्या है, 1 ही है, ठीक। तो यानी कि इस केस में आप क्या लगा सकते हो, इस केस में आप BFS लगा सकते हो, सिंपल सी। क्योंकि BFS क्या करता है, BFS जब भी आपके वेट सेम होते हैं उस केस में क्या करता है, BFS आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों को आपको स्टेट में लेके चलना है। एक तरीके से कह सकते हो कि क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है आपको। पहली चीज़ कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो उसको स्टार्टिंग में आप क्यू में डालोगे इनिशियली, ठीक। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको पहले तो पता करना है कि एक एंड कंडीशन होनी चाहिए कि आप कब कह सकते हो कि हाँ मेरे सारे जो पेपर्स थे वो मैंने कलेक्ट कर लिए, ठीक। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रेंट देखने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट क्या है, मेरे पेपर्स कितने हो सकते हैं, एट मैक्स कितने पेपर्स हो सकते हैं। तो देखो, ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि आपके एट मैक्स 10 पेपर हो सकते हैं, ठीक। एट मैक्स 10 हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें रखनी है, ठीक। तो पहली एक एनर्जी वाली चीज़ भी रखनी है आपको। एनर्जी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 50 हो सकती है, ठीक। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें आपको स्टेट में रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि आप किस सेल पे हो, ठीक है। तो आपके सेल टोटल कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, सेल के सेल आपकी n×m की ग्रिड है तो n×m आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक। अब इसकी भी वैल्यू देख लेते हैं, तो एक तरीके से हम फॉर्मुलेट कर पाएंगे कि किस तरीके का सॉल्यूशन जो हम सोच रहे हैं क्या वो फीजिबल भी है कि नहीं, ठीक। तो देखो n की वैल्यू भी 20 है, m की वैल्यू भी 20 है, ठीक। तो 20×20 तो ऑलरेडी हम इतना तो यूज़ करेंगे, इतना ही तो कंज्यूम करेंगे, ठीक। और देखते हैं और क्या चीज़ हमारी यूनिक है। हमें एनर्जी भी है, ठीक, कि अब इस सेल पे आए तो हो, बट इस सेल पे कितनी एनर्जी लेके आए हो, ठीक। इस सेल पे कितनी एनर्जी लेके आओ, मान लो इस सेल पे एक बार आप 100 एनर्जी लेके आए, एक सेल पे इस बार आप मान लो 1 एनर्जी लेके आए, ठीक। तो ये दोनों एक डिफरेंट केसेस हैं, इस सेल पे आने के लिए ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं। तो अगर मान लो एक बार इस सेल पे आए हो आप, मान लो 1×1 वाली सेल पे आए हो आप 5 एनर्जी लेके, ठीक। एक बार इस सेल पे आए हो आप 5 एनर्जी लेके, तो इस केस में मान लो आपका आंसर हो सकता है नहीं पॉसिबल है, तो इसको आप विजिटेड नहीं मार्क कर सकते हो,
इस चीज़ को विजिटेड मार्क कर सकते हो कि 1x1 पे आप 5 एनर्जी लेके आओ, लेकिन इस सेल को आप विजिटेड नहीं मार्क कर सकते, क्योंकि हो सकता है एक बार आप मान लो 1x1 पे आओ 100 एनर्जी लेके, कहीं पे मान लो आपको एक आर दिख गया हो, आप वो आर कलेक्ट करके आप दोबारा इस सेल पे आए हो, तो हो सकता है इस केस में आपका आंसर पॉसिबल हो। तो इसलिए आप इसको भी स्टेट में रखोगे विजिटेड मार्क करने के लिए, ठीक। तो कभी भी आप इस सेल को नहीं विजिट मार्क करोगे, इस पूरे स्टेट को विजिटेड मार्क करोगे कि 1 और एनर्जी क्या थी, किस सेल पे हो और इतनी एनर्जी थी उस तब टाइम पे, आप लास्ट टाइम आपने विजिट किया था तो इतने पे आपने विजिट किया था, इसको मार्क कर देता हूँ। अब दोबारा कभी अगर 115 पे आएगा तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि आप दोबारा विजिट मार्क करो, ये चीज़ विजिट हो चुकी है, ठीक। तो एनर्जी को भी आपको इसमें रखना है। एनर्जी कितनी थी आपकी? 50 तक थी, ठीक। अब देखो, अब हमें ये सारी चीज़ें तो हमने रख ली, अब लेकिन हमें एक और चीज़ रखनी है। क्या चीज़? एक और चीज़ रखनी है कि हमारा जो भी फाइनल कंडीशन क्या है, हम चेक किस बेसिस पे करेंगे कि हाँ मैंने सारे पेपर्स उठा लिए कि नहीं, ख़त्म कब करना है इस चेकिंग को, ठीक। यानी कि BFS तो हमारी रन होती जाएगी इनफाइनाइट टाइम तक, अगर हम इसको रोकेंगे नहीं तो हमारा आंसर कब पता चलेगा? हमारा आंसर पता चलेगा जब हम एक चीज़ रखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि मैंने 10 पेपर मैंने उठा लिए कि नहीं, या फिर जितने भी टोटल L पेपर्स थे वो मैंने सारे उठा लिए कि नहीं। तो हमें हर एक पेपर के लिए बस चाहिए कि ये पेपर उठाए कि नहीं, ये पेपर उठाए कि नहीं, ये पेपर उठाए कि नहीं, ये पेपर उठाए कि नहीं। तो एक तरीके से हम इसका बिट मार्क्स टाइप का कुछ बना सकते हैं, क्योंकि हमारा केवल 10 ही है, तो हम 2⁻10 में ही एक बिट मार्क्स टाइप का कुछ बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा ये इजी हो जाएगा कि अगर सारे आपके 1 हो गया, यानी कि अगर आपका ये मास्क पड़ा हुआ है तो आप कह सकते हो कि मैंने सारे पेपर्स उठा लिए हैं। अभी भी अगर मान लो 10111 ऐसा कुछ है तो आप कहोगे कि एक पेपर अभी भी उठाना बाकी है, ठीक। तो हर पेपर को आपको मान लो नंबरिंग दे दो कि ये फर्स्ट पेपर है, ये सेकंड पेपर है, ये थर्ड पेपर है। तो अब आपका अगर ये 000 यानी कि आपने तीनों पेपर नहीं उठाया, 001 यानी कि आपने पहला पेपर उठा लिया, 011 यानी कि आपने दूसरा और पहला पेपर उठा लिया, ठीक। 101 यानी कि पहला और तीसरा पेपर उठा लिया। तो यानी कि इससे हम ट्रैक रख सकते हैं कि कितने पेपर उठाए कितने नहीं। अब ये देखो ये फीजिबल है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 2⁻10 होगा 1024, ये आपका 50 हो गया, तो यानी कि ये 10⁻3 10⁻4 2 × 10⁻4, तो ये आपका 10⁻7 के आसपास है। थोड़ा सा क्लोज कॉल है, बट हाँ अगर क्योंकि हम BFS लगा रहे हैं तो हमारा क्यू यूज़ हो रही है, तो DFS की तरह नहीं कि हमारा रिकर्जन भी कुछ यूज़ हो रहा, तो 2⁻ इज़ थोड़ा सा टाइट बाउंड, बट हाँ ये पास हो जाएगा आपका। तो इस केस में आपको क्या करना है, बस एक नॉर्मल सी BFS रन करनी है, ये चारों चीज़ें आपको लेके चलनी है, ठीक। कभी भी अगर आप कोई एक पेपर उठा रहे हो तो पहले देखोगे कि ये कौन से नंबर का पेपर है और उस नंबर को जाके इसमें मार्क कर दोगे, और ये चारों चीज़ें एक टाइम पे आपको पास करनी है एक तरीके से, ठीक। तो विजिटेड आप विजिटेड बना के चलोगे। विजिटेड किस चीज़ का होगा? विजिटेड में ये चारों चीज़ें ही रहेंगी आपकी, ठीक। इस जगह पे आते, इस पॉइंट पे आते, इस पॉइंट पे आते, और इतने लोग ऑलरेडी विजिटेड थे, ठीक, ताकि आप दोबारा इस कंडीशन को ना विजिट करो। और क्योंकि हमने देख लिया तो टोटल हमारा 10⁻7 तक ही हो सकता है मैक्स, तो इतनी ही आपके टोटल विजिटेड में भी जाएंगे, तो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अंदर ही रहेगी, ठीक। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। मीडियम मार्क है, बट हाँ थोड़ा सा मीडियम टू हार्ड कह सकते हो, बट हाँ लेकिन एक तरीके से देखो तो ये ब्रूट फोर्स टाइप का ही कुछ है कि आप नॉर्मल सी BFS रन कर रहे हो, आपको कुछ भी अलग चीज़ नहीं लगानी है। लेकिन हाँ क्योंकि हमने इस पर BFS क्यों लगा पाए, क्योंकि आपके जो ट्रैवर्सल का वो था, सॉरी जो कह सकते हैं एक तरीके से एज थी, उनका जो वेट था वो सिमिलर था, सबका वेट 1 था। अगर वेट अलग अलग होते हैं, वेट मान लो अलग अलग है, सारे एजेस के वेट अलग अलग है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, हम फिर BFS से काम नहीं चलता है, ठीक। और एक और चीज़ होती है 0-1 BFS, अगर आपको नहीं पता हो तो, कि जब केवल आपके 2 टाइप्स के वेट होते हैं, मान लो मैं कहता कि एक एज का वेट 0 है, एक एज का वेट मान लो 1 है, तो उस केस में होता है 0-1 BFS। कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है, तो एक बार दे आके देख लेना अगर 0-1 BFS नहीं है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, बट हाँ एक तरीका होता है शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का, जो कि आपका BFS की ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी में पाथ निकाल देता है, बट हाँ वो DQ यूज़ करता है और BFS में आपका Q यूज़ होती है। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, बट हाँ जो चीज़ सीखने वाली है, अगर सीख लो तो अच्छा है। तो आइए फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, 4th वाला, उसके बाद खत्म करते हैं। तो 4th क्वेश्चन है मैक्सिमम काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स आफ्टर स्प्लिट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल कहेंगे एक तरीके से। अगर आपने कभी भी रेंज क्वेरी टाइप की चीज़ें नहीं देख रखी हैं, सेगमेंट्री वगैरह नहीं आता, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ सेगमेंट्री तो देखो आपको कहीं से जाके पढ़ के आना ही पड़ेगा, बट
मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थॉट प्रोसेस देखो कि अगर सेगमेंट्री मान लो आपको आता भी है, फिर भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको सेगमेंट्री आता है, जिनको पता है कि सेगमेंट्री क्या चीज़ होती है। हो सकता है इंप्लीमेंट करना नहीं आता हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन देखो आप कहीं से भी किसी के टेम्पलेट वगैरह यूज़ कर सकते हो अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या लगाना चाह रहे हो उसमें, ठीक। बट हाँ, सेगमेंट्री आता होता फिर भी ये सोचना भी थोड़ा सा मुश्किल है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले देखो कि हाँ कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। फिर आप सेगमेंट्री तो आपको जाके पढ़ के आना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ट्राई करो कि इस क्वेश्चन में सेगमेंट्री के साथ आप इसको समझने की कोशिश करो। तो 3 आइट्रेशन एक तरीके से लगाओ कि पहले अगर सेगमेंट्री आता है तो फिर वेल एंड गुड, आपको 1-2 आइट्रेशन आपके आपको किसी काम की नहीं है। तो फर्स्ट आइट्रेशन इसकी आप देखो कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करा जा रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लेके जा रहे हैं कि सेगमेंट्री की तरफ। उसके बाद आपको सेगमेंट्री नहीं आता तो आप सेगमेंट्री पढ़ के, और दिस इज योर सेकंड आइट्रेशन। उसके बाद थर्ड आइट्रेशन में आप क्या करोगे, फिर से आओगे, फिर से देखोगे कि अब मेरे को देखो सेगमेंट्री आता है, अब मैं फोकस पहली बार देखो, आप चाहे जितना भी इग्नोर करने की कोशिश करो कि हाँ सेगमेंट्री नहीं आता है, मैं इग्नोर करता हूँ सेगमेंट्री वाला पार्ट और फिर बाकी सारा पार्ट देखने की कोशिश करता हूँ, बट आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहेगा ही ये चीज़ कि ये कैसे हो जाएगा, ठीक। आप इतना फेथ नहीं रख पाओगे, इतना फेथ नहीं रख पाते हैं, बट हाँ रखना चाहिए, बट लेकिन रख नहीं पाते, प्रैक्टिकल थोड़ा सा नहीं होता है। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप पहले कोर लॉजिक देखो, सेगमेंट्री वाला पार्ट को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करो। बट हाँ, सेकंड आइट्रेशन जो मैं कह रहा हूँ कि सेगमेंट्री आप पढ़ लोगे, उसके बाद थर्ड आइट्रेशन में जब आप वापस आओगे तो अब आप वाला पार्ट से सॉर्टेड हो कि आपको ये चीज़ पता है कि हाँ सेगमेंट्री कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आप फिर कोर लॉजिक पे और अच्छे से फोकस कर पाओगे और एक तरीके से एम्बेड ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे कि हाँ सेगमेंट्री और इस जो कॉन्सेप्ट है इसको एम्बेड करके आप फिर कोड की तरफ सोच पाओगे, ठीक है। पहली बार में तो आप कोड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत दो कि हाँ इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, दैट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट स्टोरी। तो बहुत बातें हो गई, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक नम्स दिया हुआ है, ठीक, एक नम्स दिया हुआ है और कुछ क्वेरीज वगैरह दी हुई है। क्वेरीज में आपको एक तरीके से अपडेट वाली क्वेरीज है कि इस इंडेक्स की वैल्यू को ये कर दो, ठीक। मेन चीज़ है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि एक के चूज़ करना है आपको और आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, इस एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। दोनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको दोनों पार्ट में देखना है कि कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, जितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं उनका सम निकालना है। कि देखो सम नहीं, एज इन काउंट निकालना है। तो मतलब मान लो आपका 2 पार्ट में आपने डिवाइड किया इस एरे को, लेफ्ट साइड में अगर 2 प्राइम नंबर्स है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, लेफ्ट साइड में मान लो 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, राइट साइड में 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स हुए, टोटल 5 प्राइम नंबर्स हुए, ठीक। ये एक पार्टीशन का, ऐसे मान लो आप जितने भी पार्टीशन करोगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट वाले पार्टीशन से आपको मतलब है, अगर डिस्टिंक्ट से मतलब ना होता तो फिर आपकी पूरी एरे के जो प्राइम नंबर्स का काउंट है वो कांस्टेंट रहता, बट क्योंकि डिस्टिंक्ट का खेल है तो इसलिए हर एक पार्टीशन में वेरी कर सकता है। तो अब आपको मैक्सिमम निकालना है कि मैक्सिमम किस पार्टीशन से आपको मैक्सिमम काउंट निकलेगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का, और वो आपको हर एक क्वेरी के रिटर्न करना है, ठीक। तो पहले ये क्वेरी वाली चीज़ अगर हम हटा दें, क्वेरी वाली चीज़ से तो आपको सीधे सीधे हिंट मिलेगा ही कि हाँ बड़े से कंस्ट्रेंट है, क्योंकि देखो कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे कुछ छोटे नहीं है, 10⁵ समथिंग होंगे, हाँ 10⁴ 5 × 10⁴, विच इज़ कि आपको n log n टाइप का सोल्यूशन ही निकालना है, ठीक। तो पहली चीज़ अगर हम क्वेरीज को थोड़ा सा साइड रख के देखें तो नॉर्मली अगर मान लो सिंपल सा क्वेश्चन होता, अगर मान लो हार्ड मार्क ना होता, नॉर्मल ईजी या मीडियम मार्क होता, तो हम कैसे करते कि हमें एक एरे दी हुई है, मान लो 3 4 2 लेट्स से 3 2 3, ठीक। मान लो ये एरे दी है आपको, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें निकालना है कि इसको कैसे भी पार्टीशन करो, ठीक। कितने भी मतलब कि 2 पार्टीशन करने हैं आपको, कहीं से भी पार्टीशन करो और बताओ कि मेरे को मैक्सिमम क्या निकल के आ रहा है, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का काउंट क्या निकल के आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि हर एक जगह पे पार्टीशन करके देख लेता हूँ, ठीक। तो मैं पहले यहाँ पे पार्टीशन करूँगा, यहाँ पे पार्टीशन किया तो इस तरफ कितने प्राइम नंबर्स है, इस तरफ एक प्राइम नंबर है, इस तरफ कितने डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स याद रखना, क्योंकि अगर डिस्टिंक्ट ना होता क्वेश्चन में तो फिर हमेशा आपका प्राइम नंबर्स का काउंट सेम ही रहेगा, क्योंकि देखो अब अगर डिस्टिंक्ट नहीं रखते तो इधर 1 2 3 4 प्राइम नंबर्स इधर हो गए, एक प्राइम नंबर इधर हो गया। अब देखो पार्टीशन तुम कहीं से भी करो, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें इधर के भी प्राइम नंबर निकाल रहे हैं, इधर के भी प्राइम नंबर निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से इधर के प्राइम चाहे ये किसी भी साइड में रहे, ये आंसर में तो काउंट हो ही रहा है ना। तो ये चीज़ आपकी डिस्टिंक्ट करना होता तो उस केस में हो जाता, बट हाँ अगर डिस्टिंक्ट है तो अब देखो, अब ये ज़रूर, अब ये ऐसा हो सकता है कि ये कभी आपका कॉन्ट्रीब्यूट करे और एक पार्टीशन ऐसा हो सकता है जिसमें ये कंट्रीब्यूट ना करे। अब इसका ही सबसे बड़ा खेल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। तो देखो अभी ये 3 कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, अगर इसमें देखो तो ये 3 एक तरीके से मान लो अगर ये वाला 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेट्स से मैंने कहा कि ये वाला 3 कंट्रीब्यूट ऑलरेडी कर चुका है इस वाली एरे में,
ठीक, इस एरे में क्योंकि कोई एक ही तीन इनमें से कंट्रीब्यूट करेगा, ये दो तो कंट्रीब्यूट करेगा आंसर में कि दो एक प्राइम नंबर है, तो यानी कि एक काउंट को एक इंक्रीज करेगा। बट इन तीन जो तीन है, ठीक है, नंबर ऑफ थ्री क्या है यहाँ पे, थ्री है, तो उसमें से कोई एक ही कंट्रीब्यूट करेगा आंसर में कि आप इस क्या कहोगे कि अब इस तरफ दो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक, इन तीन में से कोई एक ही तीन आप चूज करोगे। तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मान लो अगर ये वाला तीन मैं कह रहा हूँ कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अब देखो इस केस में ये वाला तीन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक, लेकिन ऐसा अभी एक पार्टीशन ऐसा मैं लाऊंगा जिसमें ये तीन भी कंट्रीब्यूट करना चालू कर देगा। कैसे, अगर मान लो मैं यहाँ से पार्टीशन करता हूँ, तो अब देखो अब ये जो तीन है ये कंट्रीब्यूट करना चालू कर दिया, क्यों, क्योंकि अब ये इस तरफ आ गया, इस तरफ, क्योंकि इससे पहले कोई भी कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, इससे पहले से भी कोई भी कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं, ये पहला आदमी है जो कि तीन वाली कैटेगरी में आता है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इससे पहले भी लोग थे कंट्रीब्यूट करने के लिए, इससे पहले भी दो तीन ऑलरेडी थे, तो इस तीन को कोई पूछ नहीं रहा था। बट जब ये इस तरफ चला गया तो इस तरफ कोई भी और तीन नहीं है जो कि इससे कंपटीशन कर पाए, यानी कि जो कह पाए कि नहीं तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो इस केस में आप देखो ये कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, ठीक। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, बट हाँ पहले भी हम धीरे से नीचे लेवल से चालू करते हैं कि अगर हमें नॉर्मली दिया होता तो अब देखो हम क्या कर सकते थे। हम क्या करेंगे, हम हर एक तरफ क्या करते हैं, हर एक पार्टीशन करते और निकालते कि इधर कितने प्राइम नंबर्स हैं, इधर कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। ये तो बहुत ही नाइव लॉजिक हो गया कि हम कैसे निकालते, सेट वगैरह बनाते, फिर हर एक नंबर को चेक करते। देखो पहली चीज़ की एक चीज़ से सॉर्टेड हो जाते हैं कि प्राइम कैसे चेक करोगे, तो प्राइम क्योंकि आपका देखो कितने हो सकता है, वैल्यू आपकी नम्स ऑफ 5 की क्या हो सकती है, 10⁻5 हो सकती है। तो यानी कि आपको केवल पता करना है कि 10⁻5 तक नंबर्स प्राइम है कि नहीं। तो ये आपका नॉर्मली आप सीव ऑफ एराटोस्थीन्स करके चीज़ होती है, अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो बहुत ही मतलब स्टार्टिंग लेवल पे ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है आपकी। तो ये क्या करती है, एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में आपकी बता देती है कि एन तक के नंबर्स प्राइम है कि नहीं। एक पूरी एरे आपका ट्रू और फॉल्स से फिल हो जाती है और आप किसी भी नंबर को देख सकते हो कि वो प्राइम है कि नहीं। तो 10⁻5 के लिए हम पूरा एन लॉग एन की एक एरे मतलब कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में एक एन साइज की एरे बना लेंगे और हर एक नंबर पे ट्रू और फॉल्स पढ़ोगे कि ये प्राइम है या फिर ये प्राइम नहीं है। तो इस चीज़ से हम सॉर्टेड हो जाते हैं कि प्राइम हम एक ऑर्डर ऑफ 1 में चेक कर पाएंगे, ठीक। तो अब कॉम्प्लेक्सिटी में हम प्राइम नहीं रखेंगे, ये इसको हम प्री कंप्यूट करके रखेंगे, ठीक। तो अब हमें देखो क्या चीज़ का काम है, अब हमें देखो, अब मैं कहता हूँ कि इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक। अभी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हमें एक ही के लिए करना होता तो हम फिर सेट बनाते हैं, हम डिस्टिंक्ट निकालते, हम फिर उसमें प्राइम निकालते, हम सब कुछ कर सकते थे। बट क्योंकि अब हमें इसको थोड़ा बेटर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमें हर एक क्वेरी ऑलमोस्ट लॉग एन या फिर उसमें ही हल करनी है, ठीक है। और लॉग एन भी हमारा उसका होगा कॉस्ट, किसका, सेगमेंट्री का, जो भी हमारी क्वेरी का कॉस्ट होगा। तो हम कोशिश करेंगे जितने अच्छे से अच्छे कॉम्प्लेक्सिटी में अभी हम अपना सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करें, उससे ही हम फिर उसको सेगमेंट्री की तरफ लेके जाएंगे, ठीक। क्योंकि सेगमेंट्री तो हमारा एक बेसिकली, अगर हम इसको एक रेंज क्वेरी के टर्म में डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ इस रेंज के बीच में इतनी वैल्यू का डिफरेंस आएगा, इतनी वैल्यू ऐड होगी, ये सब चीज़ अगर हम कहीं पे निकाल पाएंगे तब हम सेगमेंट्री की तरफ बढ़ पाएंगे। कोर लॉजिक में हमारा सेगमेंट्री को इतना हेल्पफुल नहीं है, ठीक। तो कोर लॉजिक तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो देखो अब मैं वही कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि देखो हर एक एलिमेंट के लिए अगर आप देखो कि वो मेरा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। तो देखो अगर मैं कहता हूँ कि एक मैं पार्टीशन कर रहा हूँ, इधर पार्टीशन किया मैंने, तो ये आगे वाले नंबर्स मेरे क्या होंगे, ये एक प्रीफिक्स हो जाएंगे, और ये बाद वाले नंबर्स क्या होंगे मेरे, ये एक मेरे सफिक्स हो जाएंगे, ठीक। तो बेसिकली हर एक पार्टीशन के लिए मेरे को चाहिए कि प्रीफिक्स में मेरा काउंट बता दो प्राइम नंबर्स का, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का, और सफिक्स में मेरा डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का काउंट बता दो। प्रीफिक्स में डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का काउंट, सफिक्स में डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का काउंट। अगर ये मेरे को ऑर्डर ऑफ 1 में मान लो पता चल गया, ठीक, अगर ये मेरे को ऑर्डर ऑफ 1 में पता चल गया तो मैं ऑर्डर ऑफ 1 में बता सकता हूँ हर एक पार्टीशन के लिए क्या चीज़, कि मेरा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स कितने होंगे दोनों साइड पे इस पार्टीशन के बाद। फिर यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा, फिर मेरे को बता दो प्रीफिक्स का और फिर मेरे को बता दो सफिक्स का, ठीक। तो मैं किस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक प्रीफिक्स वाली एरे में बना के चलूँगा और एक मैं सफिक्स वाली एरे बना के चलूँगा, और हर एक पार्टीशन पे मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स वाली चीज़ उठाऊँगा आई की और सफिक्स वाली चीज़ उठाऊँगा i+1 की, ठीक। ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब मैं बस ये देखना है मेरे को कि मैं इस एरे को बनाऊँगा कैसे, ठीक, इस एरे को कैसे बनाऊँगा। तो मैं कहता हूँ कि लॉजिक वही रहेगा जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग में आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, क्या, कि कौन सा नंबर मेरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा नंबर मेरा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इस चीज़ पे हमारी बात होगी। तो देखो अब मैं कहता हूँ कि अगर मान लो मेरे पास, मान लो मेरी एरे में 3 है, ठीक, मान लो मेरी एरे में बहुत सारे 3 हैं, ठीक। अब देखो, अब
मैं एक प्रीफिक्स की बात करता हूँ, लेट्स से पहले प्रीफिक्स की बात करते हैं, फिर सफिक्स की बात अलग से करेंगे। अब देखो प्रीफिक्स की बात करता हूँ। मैंने मान लो प्रीफिक्स स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक, प्रीफिक्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि स्टार्टिंग से किसी एक पॉइंट तक नंबर्स आएंगे एरे में। जब भी हम स्टोर करेंगे तो स्टार्टिंग से इस जगह तक कितना भी कोई भी चीज़ है, कितना भी काउंट है मेरा, मतलब कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का। तो अब देखो, अब इस 3 की बात आई, लेट्स से इस 3 की बात आई, तो अब ये 3 क्या कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं, ये इस पर डिपेंड करेगा कि क्या ये 3 मेरा पहला 3 है कि नहीं। अगर ये 3 मेरा पहला 3 है तो फिर ये मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर ये मेरा 3 पहला 3 नहीं है तो ये मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक। तो इसको हम बेसिकली करते हैं तो किससे करते हैं कि सेट बना के चलो, स्टार्टिंग में 3 आया मेरा, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा पहला 3 है, तो यानी कि मेरा ये 1 कंट्रीब्यूट करेगा। ये 2 मेरा क्या है, 2, यहाँ 2 तक की अगर हम उसकी बात करें तो 2 मेरा पहला 2 है और 2 प्राइम भी है, ठीक। ये चीज़ ज़रूर चेक करना कि प्राइम है कि नहीं। मैं बार बार उस पर एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो स्टार्टिंग में आपको बता दी कि मैं प्राइम सारे कैलकुलेट करके रख लूँगा, और किसी भी जो नंबर प्राइम होगा बेसिकली वही हमारे काम का, जो प्राइम नहीं होगा वो हमारे किसी काम का है नहीं, ठीक। तो 2 की बात आई, 2 प्राइम भी है, ये तो चेक करना ही है आपको, और 2 पहली बार आ रहा है, ठीक। 2 की ये पहली अकरेंस है, तो इसका मतलब ये मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। अभी तक पीछे तक का मेरा आंसर कितना था, 1 था, अब इसके मिला के मेरा आंसर हो जाएगा 2, ठीक। अब इस 3 पे आए, अब ये 3 की मेरी पहली अकरेंस नहीं है, ये 3 की मेरी पहली अकरेंस नहीं, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये जब हम सेगमेंट्री अभी लगाएंगे, अभी हम इस प्रॉब्लम को लार्जर टर्म्स में देखेंगे जब हम क्वेरीज की बात करेंगे, क्योंकि अपडेट हो रही चीज़ें, अपडेट होंगी, तो यानी कि हो सकता है कि ये 3 मेरा अभी तक फर्स्ट 3 नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इस 3 को कोई अपडेट कर दे, इस 3 को कोई 5 बना दे, तो उस केस में तो ये मेरा पहला 3 हो जाएगा ना। अब तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसकी फर्स्ट अकरेंस है कि नहीं, ये डिफाइन करेगी कि ये आंसर में +1 करेगा कि नहीं। ये 2 में +1 करता अगर ये पहला 3 होता, अगर मान लो 5 2 3 होता, तो अब ये 1 था, ये 2 आया, इसका भी ये कंट्रीब्यूशन आएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहला 3 नहीं है, अगर ये भी मान लो 5 था, तो अगर ये मेरा पहला 5 नहीं है तो ये मेरा आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, जो पिछले वाले लोगों ने किया वही लेके चलेगा, ठीक। अब ये 2 भी मेरा पहला 2 नहीं है तो ये भी 2 लेके चलेगा, ये 3 मेरा पहला 3 है तो यानी कि ये 3 लेके चलेगा, ठीक। इतनी बात हो गई। इस तरीके से मैं प्रीफिक्स निकाल सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं पीछे से अगर ट्रैवर्स करना की कोशिश करूँ तो मैं सफिक्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि प्रीफिक्स के केस में जो मेरी पहली अकरेंस होगी वो मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट करेगी, और सफिक्स के केस में जो मेरी लास्ट मोस्ट अकरेंस होगी, यानी कि उस तरफ से पहली, राइट से अगर लेफ्ट की तरफ ट्रैवर्स करें तो पहली, बट अगर मैं ऐसे देखूँ जो नॉर्मल एरे दी हुई तो उस टर्म में मेरी लास्ट वाली अकरेंस मैटर करेगी, ठीक। तो अगर हम एक मोटे मोटे शब्दों में बोल सकते हैं कि मेरी जो पहली अकरेंस है और मेरी जो लास्ट अकरेंस है वो मैटर कर रही, बीच की अकरेंसेस मैटर नहीं कर रही, ठीक। मोटा मोटा हिसाब ये है। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, आंसर मैं क्या कर सकता हूँ, सारे में से जो भी मैक्सिमम आएगा, जो भी मैक्सिमम लेफ्ट ऑफ आई और राइट ऑफ आई का जो भी मेरा मैक्सिमम सम आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो मेरी बात हो गई कि अगर मेरा नॉर्मल दिया होता तो कैसे करते, ठीक। अब मेरे को देखो, अब जब मेरी रेंज अपडेट होगा, जब मेरी पॉइंट अपडेट होगा, तो उस केस में क्या चेंजेस आएंगे, हर एक क्वेरी का क्या होगा, हर एक क्वेरी के लिए क्या दिया हुआ है आपको कि कोई भी एक नंबर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक। कोई भी नंबर को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं देखो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रीफिक्स और सफिक्स एरे आप स्टार्टिंग वाली एरे के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। अब मेरे को जब भी चेंज होगा उस चेंज के हिसाब से मेरी लेफ्ट और राइट वाली एरे अगर मैं चेंज कर दूँ तो मेरा फाइनल आंसर पता चल जाएगा कि नहीं मेरे को। तो बस अब मेरे को एरे में चेंजेस क्या आएंगे किसी एक नंबर के चेंज होने की, देखो कि कोई एक नंबर चेंज होगा तो अब मैं अगर किसी रेंज के टर्म में डिफाइन कर पाऊँ कि मेरा मान लो मैंने कहा कि एरे ऑफ आई को अब मैं क्या कर दूँ, एरे ऑफ मान लो 2 को अब कर दो 5, तो अगर इसको होने से अगर मैं अब किसी रेंज में डिफाइन कर पाऊँ कि इस रेंज का सम मेरा ये हो जाएगा, इस रेंज का मेरे नंबर्स मेरे ऐसे चेंज होंगे, अगर मैं किसी रेंज के टर्म में डिफाइन कर पाऊँ तो मैं फिर इसको सेगमेंटरी से कर पाऊँगा, ठीक। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपसे। अब देखो, अब मैं एरे से रैंडम से कुछ बना ली, ठीक है। अब मेरे कुछ भी नंबर्स पड़े हुए थे, अब इसकी मेरे को वो भी बनानी पड़ेगी लेफ्ट और राइट वाली एरे। तो लेफ्ट एरे 1, क्योंकि अब देखो ये पहली अकरेंस थी, इसकी भी ये प्राइम है ही नहीं तो ये भी 2 हो जाएगा। ये क्या है, ये इसकी पहली अकरेंस थी, अब सब 2 ही 2 हो जाएंगे, ठीक। अगर अब मैं राइट वाली एरे बनाने की कोशिश करूँ इसी सेम के लिए तो अब ये वाला 2 मेरा मैटर करेगा, ठीक, क्योंकि इसके लिए 1 हो जाएगा, ये 3 की वजह से 2 हो जाएगा। अब इसके लिए भी कुछ नहीं क्योंकि ये पहले 2 आ ही चुका है ऑलरेडी, 4 मेरा प्राइम ही नहीं है तो इसके लिए भी कुछ नहीं, 3 मेरा ऑलरेडी आ चुका है ये, ठीक। तो अभी अगर हम देखें तो किसी भी पॉइंट पे मेरे अगर मान लो कोई भी एक उठा लो कि ये 2 और 2 ये मेरा मैक्सिमम है, यहाँ पे से हमने किया तो इधर के 2 है, इधर भी 2 प्राइम है, ठीक।
ये मेरा नॉर्मल केस में आंसर हो गया। अब मेरे को अपडेट के बाद क्या आंसर निकाल पाता हूँ कि नहीं, ये देखना बस। अगर मैं इन दोनों एरे में डिफाइन कर पाऊँ कि मेरी एक रेंज चेंज हो रही है, तो फिर मैं उसको सेगमेंटरी से कर लूँगा। बस अब मेरे को लॉजिक में ये बिल्ड करना है, ठीक। तो अब देखो, अब मैंने कहा कि लेट्स से मैंने कहा कि ये वाले 2 को चेंज कर दो। मैंने कहा कि ये वाले 2 को क्या कर दो, इस 2 को हटा के इसकी जगह अभी पहले कोई नॉन प्राइम रख के देखते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर रखने पे भी और भी चेंजेस होंगे, ठीक। लेट्स से कोई नॉन प्राइम रखते हैं, मान लो, ठीक है। तो कुछ केसेस में हम डिफाइन कर लेते हैं। देखो पहले कुछ केसेस डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो 4 केस अलग अलग तरीके से ट्रीट होंगे। पहली चीज़ कि एक नॉन प्राइम को आपने हटाया और उसकी जगह एक नॉन प्राइम रखा, एक नॉन प्राइम हटा के एक नॉन प्राइम रखा, तो इस केस में क्या होगा। दूसरी चीज़ कि एक नॉन प्राइम को हटाया, उसकी जगह एक प्राइम रखा। तीसरी चीज़ कि एक प्राइम को हटाया, उसकी जगह एक नॉन प्राइम रखा। चौथी चीज़ कि एक प्राइम को हटाया और उसकी जगह एक प्राइम रखा, ठीक। ये 4 चीज़ें हैं। ये देखो अब किस किस केस में मेरा आंसर चेंज होगा। नॉन प्राइम को हटाया, नॉन प्राइम रखा, इस केस में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। नॉन प्राइम को हटाया तो नॉन प्राइम को रखो। मैंने अपनी इस एरे में ही नॉन प्राइम को जब कंसीडर नहीं किया, तो नॉन प्राइम हटे चाहे ना हटे, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक। तो इस केस में हमारा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। इस केसेस में क्या होगा, देखो 2 तरीके के चेंजेस हमें करने हैं। पहला तो किसी नंबर को हटाया है, तो अब कितना मेरी एरे में से ये चीज़ें माइनस होंगी, क्योंकि एक नंबर हटाने से कभी ये नहीं होगा कि आपके प्राइम नंबर्स बढ़ जाएंगे ना। एक नंबर हटाने से ये हो सकता है कि पोटेंशियली कि आपके कुछ नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कम हो जाए। किस रेंज में हमारे प्राइम नंबर्स कम हो जाएंगे, ये मेरे को चेंज करना पड़ेगा। फिर अब एक प्राइम नंबर ऐड करा है अगर आपने, तो प्राइम नंबर ऐड करने पे इनकी वैल्यूज़ बढ़ सकती हैं, ठीक। तो एक रेंज में माइनस करना है, एक रेंज में प्लस करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो इसमें भी आपका 2 ऑपरेशन होंगे हर एक के। अगर मान लो ये नॉन प्राइम हटाया, नॉन प्राइम ऐड किया, तो दोनों ही ऑपरेशन नहीं करने आपको। इसमें नॉन प्राइम हटाया है लेकिन प्राइम ऐड किया, तो एक ऑपरेशन तो नहीं करना है, क्योंकि नॉन प्राइम वाला कोई भी ऑपरेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि नॉन प्राइम ऐड होने से या फिर नॉन प्राइम के हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्राइम हटे और प्राइम अगर लगाना हो, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है ये दोनों में क्या क्या ऑपरेशन करने हैं, तो फिर आप नॉर्मली कर लोगे, ठीक। तो पहली चीज़ देखते हैं कि मान लो आपका ये तो दोनों केस आपको पता होने चाहिए ना, कि प्राइम नॉन प्राइम अगर हट रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉन प्राइम लग रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम कि अगर मेरा प्राइम हटेगा तो क्या करते हैं हम। देखो मैंने कहा कि ये प्राइम हट रहा है, मान लो मेरा ये 2 जो है इसको हटाया जा रहा है, इसको मान लो किससे भी रिप्लेस किया जा रहा है, या तो प्राइम से या नॉन प्राइम से, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन की तरह हम ट्रीट करेंगे और इसके बाद फिर रखने वाले ऑपरेशन को एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि 2 हट रहा है, मेरा 2 हट रहा है, तो अब क्या इस एरे में, इन दोनों एरेज में मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बताओ मेरे को। देखो मैं कहता हूँ कि ये 2 हट रहा है, ये वाला 2 हट रहा है, क्या ये पहला 2 था। अगर ये पहला 2 होता, अगर ये पहला 2 है, तो मतलब कि मेरी प्रीफिक्स एरे में फ़र्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रीफिक्स एरे में क्या था, पहली अकरेंस वाले से फ़र्क पड़ रहा था। यानी कि अगर मेरा ये वाला 2 हटाओगे तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ये जो आपका था 2 3 4 2, मान लो इतनी एरे को देखते, खाली इस पार्ट पे मैंने जूम किया है, ठीक। इस पार्ट पे जूम किया है। देखो अभी तक मेरा प्रीफिक्स की बात हो रही है, प्रीफिक्स मतलब कि एक रेंज की बात हो रही है। यहाँ तक क्या स्टोर होगा मेरा, अगर हम इस एरे को देखें तो मेरा यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा कि इतने का आंसर। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, इस जगह पे स्टोर होगा कि इतने का आंसर। इस जगह पे क्या स्टोर होगा, इस जगह पे स्टोर होगा इतने का आंसर, और इस जगह पे स्टोर होगा इस पूरे का आंसर, ठीक। अब देखो इस जगह की बात हो रही है, इस जगह की बात में मेरा इसका आंसर स्टोर था कि ये प्राइम है कि नहीं। अगर ये प्राइम होता तो इसका आंसर स्टोर हो जाता। इस जगह पे कि मेरा ये दोनों में से कौन कौन प्राइम है, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये मेरा पहला प्राइम होता, अगर ये पहला प्राइम होता, तो इसने अपने आप को 1 किया था। फिर अब ये कहाँ तक कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मेरा यहाँ तक कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक। अगर यहाँ तक मैं इस 2 को हटा दूँ तो क्या होगा, मेरा आंसर भी एक कम हो जाएगा। अभी मेरा आंसर क्या था, आंसर ये 1 था, यहाँ तक 2 प्राइम, यहाँ भी तक भी 2 प्राइम, क्योंकि 4 आपका प्राइम नहीं है, यहाँ तक भी 2 प्राइम, ठीक। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मैं पहली वाली अकरेंस को हटा रहा हूँ, अगर मैं पहली अकरेंस को हटा रहा हूँ तो इसका मतलब कि अब इन लोगों के लिए मेरा 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यानी कि इसके लिए भी 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा मेरे को, कि मेरा यहाँ पे 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मान लो 2 हटा के मैंने यहाँ पे कोई भी एक नॉन प्राइम रख दिया, मान लो नॉन प्राइम कौन सा होता है, 6 रख दिया मान लो, ठीक। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस जगह पे क्या होगा,
इस जगह पे अब केवल 3 ही मेरा प्राइम है, क्योंकि ये 6 प्राइम नहीं है, तो ये 2 यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा। इस 4 पे भी -1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कंट्रीब्यूट कर रहा था। इस 2 पे नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस 2 के लिए ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, इस 2 के लिए खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि इस केस में इन दोनों में से कोई एक ही का आंसर तुम यहाँ पे रख सकते थे कि या तो ये वाला 2 ले लो या तो ये वाला 2 ले लो, लेकिन अब मैं ये वाला 2 ले चुका था ऑलरेडी, तो इसलिए ये वाला 2 कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था। बट अगर इसको हटा दोगे तुम तो भी मेरा ये कंट्रीब्यूट कर लेगा, तो यानी कि यहाँ तक का आंसर फिर भी तुम्हारा 2 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो अब देखो मोटा मोटा हिसाब समझो कि अगर मान लो मेरा कोई बीच का वैल्यू है, ठीक, मान लो अगर मेरे पास मेरी एरे में 4 2 हैं और कोई बीच का 2 डिलीट हो रहा है, तो मेरी इस एरे में फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी इस एरे में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पहला 2 डिलीट हो रहा है, जो कि फर्स्ट अकरेंस वाला है, तो जहाँ से फर्स्ट अकरेंस है और जहाँ तक सेकंड अकरेंस है उसके बीच के नंबर्स में क्या होगा, उसके बीच में नंबर्स में यहाँ पे -1 हो जाएगा मेरी प्रीफिक्स एरे में। प्रीफिक्स एरे का खेल है ये सब। प्रीफिक्स एरे में क्या होगा, इस रेंज में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेंज में मुझे -1 ऐड करना पड़ेगा हर एक जगह पे। तो यानी कि मेरी ओरिजिनल एरे फिर से क्या बन जाएगी, 0 1 1, फिर ये सब 2 2 ऐसे ही रहेगा। अगर मेरा पहला 2 डिलीट हो रहा है उस केस का है, बीच में डिलीट हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आप नॉर्मली डिलीट कर दो और जो अपना सेट मेंटेन करके रखा है कि हर नंबर की अकरेंस कहाँ पे है, क्योंकि आपको इसका काम पड़ेगा ना कि हर नंबर की अकरेंस कहाँ पे है, डिलीट करना है आपको, पहला अकरेंस कौन सी, ये सब चीज़ें मेंटेन करनी है। तो एक सेट टाइप का आप मेंटेन करोगे, उसमें क्या पड़ा होगा, उसमें आपकी हर एक वैल्यू के सामने पड़ा होगा एक एरे या फिर एक सेट टाइप का, एक एरे या फिर सेट जो भी रख लो आप, क्योंकि आपको डिलीट भी करना है इसमें से, तो एक सेट ही रख लो आप। सेट में क्या पड़ा होगा, इंडेक्सेस पड़े होंगे कि ये 0th इंडेक्स पे है, फिर 3 इंडेक्स पे, फिर 4 इंडेक्स पे। अब डिलीट करना है तो ये 3 डिलीट कर दिया आपने, 0 और 4 पे अब केवल, ठीक। तो केवल पहली पोजीशन पे अगर है, ये मेरी पहली अकरेंस है इसकी, ठीक, तो क्या होगा, जहाँ से पहली अकरेंस है और जहाँ पे दूसरी अकरेंस है उन वहाँ तक -1 करना है हर जगह पे, ठीक। तो ये एक मेरी रेंज अपडेट है, यहाँ पे सेगमेंटरी काम कर जाएगा, ठीक। तो उससे मेरी प्रीफिक्स वाली एरे चेंज हो जाएगी। अब मेरे को सफिक्स वाली एरे भी चेंज करनी है, ठीक। तो सफिक्स वाली एरे चेंज करने के लिए क्या चीज़ देखनी पड़ेगी हमें, कि जो चीज़ मैं डिलीट कर रहा हूँ क्या वो मेरी उसकी आखिरी अकरेंस है, यानी कि अगर हम पीछे से देखें तो पीछे से क्या मेरी पहली अकरेंस है, तो उसका मतलब कि हम ओरिजिनल एरे के बेसिस पे हमने स्टोर कर रखा है, तो यानी कि मेरी वो आखिरी अकरेंस है कि नहीं। तो सेम ही चीज़ होगी, अगर मेरी आखिरी अकरेंस है तो जहाँ से मेरी आखिरी अकरेंस है और जहाँ पे मेरी सेकंड लास्ट अकरेंस है, इनके बीच में मेरे को -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये 2 इसके लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, यहाँ तक के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, इसके लिए नहीं कर रहा था, क्योंकि ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे है प्रेजेंट। तो अगर ये वाला 2 नहीं भी होगा फिर भी ये 2 कंट्रीब्यूट कर देगा, ठीक। तो मेरे को मेनली क्या चाहिए कि अगर मेरा पहली अकरेंस डिलीट हो रही है तो पहली अकरेंस से सेकंड अकरेंस तक हर जगह -1 होगा। अगर मेरी लास्ट अकरेंस डिलीट हो रही है तो मेरी सफिक्स वाली एरे में लास्ट से लेके सेकंड लास्ट तक के सब में -1 होगा, ठीक। तो अब इसको मैंने क्या कर दिया, रेंज क्वेरी के टर्म्स में डिफाइन कर दिया, ठीक। ये तो हो गई मेरी डिलीशन की बात, कि जब मेरा ये पी को मैं रिमूव कर रहा था, इस पी की जगह कोई और एलिमेंट रख रहा हूँ अब मैं, ठीक। यहाँ तक अपडेट हो गई। अब मेरे को अपडेट भी करना है ना, क्योंकि अगर मान लो कोई प्राइम नंबर अब मैं रख रहा हूँ किसी जगह पे, ठीक, किसी जगह पे प्राइम नंबर रख रहा हूँ, तो अब मेरा इस एरे में क्या चेंजेस होगा ये भी मेरे को देख के चलना है। अब देखो सेम ही चीज़ है, अगर मैंने प्राइम नंबर रखा, मान लो यहाँ पे रखा मैंने, लेट्स से मैंने यहाँ पे मान लो 3 रख दिया, ठीक। अगर मैंने प्राइम नंबर रखा और वो मेरी अब उस नंबर की पहली अकरेंस बन गई, अगर वो अब मेरी उस नंबर की पहली अकरेंस बन गई, तो प्रीफिक्स में क्या चेंज होगा। मान लो अगर ये मैंने यहाँ पे नंबर रखा, मान लो यहाँ पे 5 होता, एक और 5 होता, ठीक। तो अब मैंने मान लो यहाँ पे 5 रख दिया, अगर मैंने यहाँ पे 5 रख दिया तो अब ये क्योंकि मेरी एक पहली अकरेंस बन गई, तो मतलब कि यहाँ से लेके जो सेकंड अकरेंस है वहाँ तक क्या हो जाएगा, वहाँ तक मेरा +1 होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक मेरी यहाँ से 5 की स्टार्टिंग हो रही थी कि 5 मेरा पहली बार यहाँ पे देखा गया है, अब मेरा 5 यहाँ पे देखा गया, तो यानी कि 5 वाला कंट्रीब्यूशन अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक जगह पे +1 आपको करना पड़ेगा, ठीक। अगर मेरी पहली अकरेंस बन गई है तो ये चीज़ रखने पे, और सफिक्स वाले में क्या चेंजेस होगा, ऐसे ही होगा कि अगर ये मेरी लास्ट अकरेंस बन गई है, तो अगर मेरी लास्ट अकरेंस बन गई है तो लास्ट से लेके सेकंड लास्ट अकरेंस तक क्या होगा, हर जगह पे +1 हो जाएगा, ठीक। और अगर आप कहो कि मान लो ये एक सिंगल अकरेंस है, तो सिंगल अकरेंस है तो आप फिर स्टार्टिंग तक ही अपडेट करोगे सफिक्स में, और सिंगल अकरेंस मान लो 5 की है तो ये मेरा लास्ट तक अपडेट होगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि मेरे को क्या करना है। तो फिर से बताता हूँ कि प्रीफिक्स और सफिक्स वाली एरे आपने ऑलरेडी बना के रखी है। अब मेरे को देखना है कि ये चीज़ मेरे हटाने पे क्या मेरी ये पहली अकरेंस थी, अगर ये मेरी पहली अकरेंस थी तो पहली से लेके सेकंड अकरेंस तक क्या होगा, -1 होगा। कहाँ पे, मेरा प्रीफिक्स वाली एरे में। और अगर ये मेरी लास्ट अकरेंस थी तो लास्ट से सेकंड लास्ट तक मेरा -1 होगा। कहाँ तक, सफिक्स वाली एरे में, ठीक। ये चीज़ तो मेरी हटाने वाली की होगी।
रखने पे अगर ये मेरी पहली अकरेंस बन जाती है तो पहले से लेके सेकेंड अकरेंस तक क्या होगा, +1 होगा, हर जगह पे +1 होगा। और अगर ये मेरी लास्ट अकरेंस बन जाती है तो लास्ट से सेकंड लास्ट तक हर जगह पे +1 होगा। अब ये ऑपरेशन आपके ये ऑपरेशन आपका सेगमेंट ट्री आराम से परफॉर्म कर देगा कि किसी रेंज में आपको +1 करना है, किसी रेंज में -1 करना है। सेट से आप निकाल लोगे इंडिसेस कि कौन सी मेरी पहली अकरेंस है, कौन सी मेरी लास्ट अकरेंस है, और उस हिसाब से फिर आप सेगमेंट ट्री को दे दोगे। सेगमेंट ट्री आपका ये सब चीज़ें कर पाएगा। और पूरी एरे में आप मैक्स निकालना, वो भी आपका सेगमेंट ट्री से निकल आएगा। इन दोनों एरे का समेशन का मैक्स निकालना एक तरीके से, वो भी आपका सेगमेंट ट्री निकाल देगा। क्योंकि एक तरीके से रेंज क्वेरी ये तो है कि आप 0 से n तक मेरा मैक्सिमम बता दो इन दोनों के सम का। ठीक, ये भी आपकी रेंज क्वेरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेगमेंट ट्री कर पाएगा। ठीक, मेन हिसाब क्या था? मेन हिसाब था कि कौन सा चीज़ आपकी कंट्रीब्यूट करेगी, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। सेगमेंट्री नहीं आता तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप आराम से जाके सेगमेंट्री किसी भी एन नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज आपके यूट्यूब से, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो वहाँ से पढ़ लो। आर्टिकल पढ़ने हो तो कोड फोर्सेस, GFG, हर जगह आर्टिकल है आपके, कहीं से भी आप आर्टिकल पढ़ लो। बट हाँ, लॉजिक जो समझाना चाहता था वो चीज़ अगर आपको समझ में आ गई, लॉजिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछो। अगर सेगमेंट्री नहीं आता तो फिर वो उसमें आपकी मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको वो कहीं और से जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेकिन आप कहोगे तो मैं सेगमेंट्री का एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे अगर समझाने लगूंगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे फिर हर वीडियोस में जहाँ पे भी सेगमेंट्री यूज़ होगा वहाँ पे तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो अगर आप कहोगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसको फिर मैं बाद में रेफर कर पाऊंगा। अगर कभी भी फ्यूचर में मान लो सेगमेंट्री आता तो फिर मैं रेफर कर पाऊंगा कि हाँ ये वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। तो सेगमेंट्री अगर देखना हो तो वहाँ पर चले जाओ, और फिर लॉजिक, कोर लॉजिक बेसिकली मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मेरे चैनल पे ऐसा कोई सेगमेंट्री स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, तो फिर आप कहीं और से भी देख लो। बट अगर आप लोग कमेंट में मेरे से कहते हो तो फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूँ। बट जो मैं कोर लॉजिक समझाना चाह रहा था वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।